जादुई मोर। एक गांव के एक छोटे परिवार में दो पति पत्नी राकेश व रीमा और उनके दो प्यारे बच्चे रचिता और राहुल रहते थे। उनके सुखी जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। एक दिन अचानक राकेश की तबीयत बहुत खराब हो गई। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? इन्हें ठीक कर दीजिए। माँ बाबूजी को क्या हो गया है? ये बिस्तर से क्यों नहीं उठ रहे हैं? तुम्हारे बाबूजी ठीक हो जाएंगे, इन्हें कुछ नहीं होगा। उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन वो दिन पर दिन कमजोर होते चले गए। वे खाट पर ही लेटे रहते थे। उनमें उठने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी पत्नी रीमा पर आ गई। एक दिन राहुल रो रहा था। राहुल, रो मत। तुम रोओगे तो बाबूजी और माँ को बहुत तकलीफ होगी। मुझे लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू चाहिए। हम बाद में तुम्हें लड्डू दिला देंगे, चुप हो जाओ। उनके घर पर गरीबी ने अपना अधिकार जमा लिया था और माँ बहुत लाचार हो गई थी। रचिता राहुल को लेकर पास के जंगल में चल पड़ी। हिरण और खरगोश दिख रहे थे। चलते चलते उन्हें एक सुंदर मोर एक जगह पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। वो घायल हो गया था। कितना प्यारा मोर है। अरे, ये तो घायल हो गया है। राहुल, इसे अपने घर ले चले? हाँ दीदी, ले चलो, हम इसके साथ खेलेंगे। दोनों मोर को अपने घर ले गए। उनकी माँ ने उस मोर के जख्म पर दवाई लगाई। मोर की आंखों में खुशी की चमक उभर आई। मोर चलकर धीरे धीरे राकेश के पास पहुंच गया। उसने राकेश के हाथ को अपनी चोंच से छू लिया। मोर के स्पर्श से उनके शरीर में चेतना का संचार होने लगा। राकेश थोड़ी देर में उठकर बैठ गए। माँ, जल्दी आओ, देखो बाबूजी उठकर बैठ गए हैं। हे भगवान, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है। इतने दिनों के बाद ये पहली बार उठकर बैठे हैं। माँ, मोर ने बाबूजी को जैसे ही छुआ वैसे ही ये चमत्कार हुआ। हे प्यारे पक्षी, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है। तुमने तो जैसे जादू ही कर दिया है। माँ, घर का सामान भी लाना है। बेटा, पैसे नहीं है, मैं बाद में कुछ इंतजाम करती हूँ। मोर आगे बढ़कर पंख फैलाकर नृत्य करने लगा। वो जैसे ही गोल घूमा, कई सोने के सिक्के उसके मुंह से जमीन पर गिरने लगे। राहुल और रचिता ने सभी सिक्के उठाकर माँ के हाथों पर रख दिए। रचिता मोर को गले लगाकर चूमने लगी और राहुल उसके पंखों को सहलाने लगा, प्यार करने लगा। उनकी माँ हाथों में सोने के सिक्के लेकर आश्चर्यचकित होकर प्यारे मोर को दुआएं देने लगी। ये तो सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार है। ईश्वर का अद्भुत जादुई उपहार है। ये कहकर राकेश बड़े आराम से चलने लगा। उसका स्वास्थ्य तेजी से सुधरने लगा। उनकी रूठी हुई खुशियां वापस आ गई। उनके जीवन में आनंद की बहार छा गई। राकेश, रीमा, राहुल और रचिता उस प्यारे जादुई मोर के साथ बड़े सुख से रहने लगे। चुड़ैल की आवाज वाला खिलौना। टिंकू हर साल छुट्टियों में अपने मामा जी के घर जाया करता था। टिंकू के मामा जी अहमदनगर में रहते थे। मामा के घर पर टिंकू के बहुत सारे दोस्त थे, जिनके साथ टिंकू बहुत खेलता था। टिंकू को मामा के घर जाने में बस एक ही दिक्कत होती थी कि मामा के घर जाने के लिए कोई साधन नहीं था। उसे अपने मामा के घर बैलगाड़ी में जाना पड़ता था और बैलगाड़ी में जाना टिंकू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मामा के घर जाते समय बीच में एक घना जंगल भी आता था, जिससे टिंकू को बहुत डर लगता था। इस बार भी टिंकू अपने मामा के घर जाने के लिए निकलता है। शाम होते ही टिंकू को डर लगने लगता है। वो अपने मामा से कहता है कि मामा, आप मुझे बैलगाड़ी में मत लेकर चला करिए, मुझे बहुत डर लगता है। अरे बेटा टिंकू, डरने की क्या बात है? मैं हूँ, तुम्हारी माँ है और तुम्हारे पापा भी तो हमारे साथ हैं। हाँ मामा, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे जंगल के रास्ते में बहुत डर लगता है। थोड़ा आगे जाते ही बैलगाड़ी का एक पहिया निकल जाता है और बैलगाड़ी रुक जाती है।
अब तो टिंकू का डर और बढ़ जाता है। माँ, अब गाड़ी से नीचे मत उतरना, मुझे बहुत डर लग रहा है। टिंकू, तुम कितना डरते हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम चिंता मत करो। टिंकू के मामा और टिंकू के पापा उतरकर बैलगाड़ी का पहिया ठीक करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की पायल की आवाज आती है। देखते हैं तो एक औरत पास ही खड़ी हुई थी। आप कौन है और इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं यहाँ पानी भरने आई थी नदी से, लेकिन लौटते वक्त बहुत देर हो गई है। क्या आप मुझे मेरे गांव छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। आपके गांव का नाम क्या है? अहमदपुर। हम लोग वहीं जा रहे हैं। आप बैलगाड़ी में बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देंगे। औरत बैलगाड़ी में बैठ जाती है और टिंकू और उसकी माँ से बातें करने लगती है। उसके पास एक घड़ा होता है, पर खाली। अरे, तुम तो पानी भरने आई थी, क्या तुम्हें आज पानी नहीं मिला? तुम्हारा घड़ा तो खाली है। हाँ, आज मुझे पानी नहीं मिला, मैंने मटका भर लिया था, पर रास्ते में एक आदमी को बहुत प्यास लगी थी, मैंने उसे पानी पिला दिया। अरे, तुम तो बहुत अच्छी हो। ये सुनकर औरत अपने मटके में से खिलौना निकालती है और टिंकू से कहती है कि ये खिलौना मैं अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, खिलौना तुम रख लो। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। टिंकू जल्दी से खिलौना ले लेता है, क्योंकि टिंकू को खिलौने खेलने का बहुत शौक होता है। उसकी माँ उसे मना करती है, पर वो नहीं मानता। थोड़ी देर बाद वो औरत गाना गाना शुरू कर देती है। टिंकू की माँ उससे कहती है, आप तो बहुत अच्छा गाती हो। तो वो पूरे रास्ते सबको बहुत सारे गाने सुनाती है। थोड़ी देर बाद अहमदपुर आ जाता है और वो गांव आते ही उतर जाती है और कहती है कि बस गांव की शुरुआत में ही मेरा घर है। औरत को गांव की शुरुआत में ही उतारकर वे लोग गांव के अंदर चले जाते हैं। घर पहुंचकर सब लोग खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद थके होने के कारण सो जाते हैं। उस औरत ने टिंकू को जो खिलौना दिया था, उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है घर में? सब लोग उठकर इधर उधर देखने लगते हैं और मामा उस खिलौने के पास जाते हैं और कान लगाकर सुनते हैं। उस खिलौने में से उन गानों की आवाज आती है जो औरत रास्ते में गा रही थी। मामा डरकर वो खिलौना फेंक देते हैं। गिरने से वो खिलौना टूट जाता है और आवाज आनी बंद हो जाती है। सब लोग फिर से जाकर सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आने लगती है। इस बार तो सबके डर का ठिकाना ही नहीं रहता कि आखिर ये क्या हो रहा है। मामा जी देखते हैं तो देखते रह जाते हैं कि वो खिलौना तो वापस पहले की तरह जुड़ जाता है और उसमें से वही आवाज आने लगती है। अब तो नानी सब कुछ समझ जाती है। क्या तुम लोगों को रास्ते में कोई पानी भरने वाली औरत मिली थी? जी हाँ, पर आपको कैसे पता? ये खिलौना उसी ने दिया है। हाँ नानी। अभी जाओ और इस खिलौने को गांव से बाहर फेंक कर आ जाओ। जी ठीक है। मामा जी और टिंकू के पिताजी खिलौने को गांव से बाहर फेंक कर आ जाते हैं और घर आकर नानी से पूछते हैं कि आखिर खिलौने में और उस औरत में क्या बात थी। बेटा, बहुत समय पहले एक औरत को गांव वालों ने गांव से निकाल दिया था। उसका एक छोटा सा बच्चा था। कुछ समय बाद बीमारी के कारण उसका बच्चा मर गया, तो उसने भी खुदकुशी कर ली। तब से वो चुड़ैल बनकर घूमती है, लेकिन गांव के अंदर नहीं आती। सब सुनकर डर जाते हैं, लेकिन नानी उन्हें बताती है कि गांव के अंदर उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि वो गांव के अंदर के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सुनकर सबको थोड़ी शांति मिलती है और सब लोग चैन से सो जाते हैं।